एक टाइम था जब ममता बनर्जी खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर चिल्लाती थी, The infiltration of Bengal, it has become a disaster now. लेकिन जैसे ही वो पावर में आई, टीएमसी ने भी उसी वोट बैंक को अपना लिया। ऐसा लगने लगा था कि इन्फिल्ट्रेशन वेस्ट बंगाल में कभी खत्म ही नहीं होगा। तब एंट्री होती है आज इस वीडियो में हम पूरी जर्नी को डिटेल में समझेंगे, हिस्ट्री से लेकर आज तक, फैक्ट्स, डेटा और ग्राउंड रियलिटी के साथ। वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की फ्यूचर की कहानी है। दोस्तों, इस मुद्दे को समझने के लिए हमें वक्त का पीछे जाना पड़ेगा। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, ब्रिटिश ने इंडिया को दो देशों में बांट दिया, इंडिया और पाकिस्तान, और बंगाल को भी बीच से काट दिया गया। वेस्ट बंगाल इंडिया का हिस्सा बना और ईस्ट बंगाल ईस्ट पाकिस्तान बन गया, जो बाद में बांग्लादेश बना। ये सिर्फ बॉर्डर का डिवीजन नहीं था, एक ही कल्चर, एक ही लैंग्वेज और एक ही हिस्ट्री शेयर करने वाले लोग दो अलग देशों में बट गए थे। फिर आया 1971, जहां बंगाली लोग पॉलिटिकल राइट, लैंग्वेज और आइडेंटिटी के लिए मांग और प्रोटेस्ट कर रहे थे। State language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. यहाँ काउंटर करने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया। बहुत ब्रूटल वायलेंस हुआ, 30 लाख लोग मारे गए। फियर इतना ज्यादा था कि करोड़ों लोग बांग्लादेश से भागकर इंडिया की तरफ आने लगे। अचानक वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम रेफ्यूजी क्राइसिस का सेंटर बन गए। फिर इंडिया ने 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश को ऑफिशियली इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया। काफी सारे रेफ्यूजी वापस गए और काफी सारे यहीं बस गए। इस साल के बाद बॉर्डर माइग्रेशन का नेचर धीरे धीरे चेंज होने लगा। रिफ्यूजी माइग्रेशन और इल्लीगल घुसपैठी के बीच डिबेट शुरू होने लगी। बॉर्डर पोरस था और दोनों तरफ लैंग्वेज और कल्चर ऑलमोस्ट सेम था, इसीलिए बॉर्डर क्रॉसिंग को कंप्लीटली रोकना मुश्किल बना रहा। साल था 1977। इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी हार गई थी, उसी टाइम वेस्ट बंगाल में भी बड़ा पॉलिटिकल बदलाव हुआ। असेंबली इलेक्शन में लेफ्ट फॉर्म सीपीएम की सरकार बनी और ज्योति बासु चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन बांग्लादेशियों का आना बंद नहीं हुआ। जैसे जैसे टाइम गुजरा, बांग्लादेश से इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन बढ़ने लगा। 1980 और 1990 में बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति और फ्लड की वजह से लाखों लोग वेस्ट बंगाल के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में घुसने लगे। जैसे जैसे बांग्लादेश से लोग आते थे, सीपीएम के वर्कर उनका स्वागत करती थी, वोटर आईडी कार्ड्स मिलवाते थे, राशन कार्ड्स दिलवाते थे, उनके लोकल पार्टीज कम्युनिटी में जगह मिलती थी। एक नया माइग्रेंट बंगाल पर आता था, कुछ महीनों में वो एक इंडियन सिटीजन बन जाता था कागजों पर, और वोट किसको देता था? सीपीएम को। सीपीएम के 34 साल में वेस्ट बंगाल के कुछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की डेमोग्राफी ने एक मैसिव बदलाव देखा। मुर्शिदाबाद, जो कभी हिंदू डिस्ट्रिक्ट था, वहां मुस्लिम पॉपुलेशन 1951 में 49% से बढ़कर 2001 में 63 हो गई। मालदा पर सिमिलर नंबर्स थे और नॉर्थ 24 परगनास के बॉर्डर ब्लॉक में पूरी नई बस्ती बन जाती थी। मोस्टली बांग्ला स्पीकिंग, मोस्टली क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंट्स और मोस्टली वोटिंग सीपीएम। 1990 में जब सीपीएम की लाल सरकार बंगाल पर पूरी तरह काबिज थी, एक आवाज उठी। एक कांग्रेस नेता, जो बाद में तृणमूल कांग्रेस बनाई, ममता बनर्जी, वो सड़क पर उतरी। वो मारी गई, वो गिरती रही, वो उठती रही, और उन्होंने सीपीएम के खिलाफ एक बड़ा चार्ज लगाया। एक ऐसा चार्ज जिसके बाद सीपीएम कभी रिकवर नहीं कर पाया। ममता ने सीपीएम पर डायरेक्ट आरोप लगाया कि वो बांग्लादेश से इल्लीगल इमिग्रेंट्स ला रहे हैं, उन्हें वोटर्स आईडी कार्ड दे रही है और उनके वोट से अपना कुर्सी बचा रहे हैं। ममता का ये स्टैंड उसका सबसे पावरफुल पॉलिटिकल वेपन बना। 2011 में 34 साल बाद सीपीएम का किला ध्वस्त हुआ। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी। पूरे बंगाल में जश्न था। लोगों को लगा कि अब चीजें बदलेगी, इन्फिल्ट्रेशन रुकेगी, बॉर्डर सील होगा,
जो लोग यहाँ नाजायज तरीके से आ गए थे उन सब का हिसाब होगा। जब ममता सीएम बनी तो उन्होंने एक सिंपल अर्थमेटिक्स देखा। बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन 27% से ऊपर थी, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में ये परसेंटेज और ज्यादा था, और ये वही लोग थे जिन्हें सीपीएम ने सालों तक सेटल करवाया था, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड थे, राशन कार्ड था और जो चुनाव में मास वोटिंग करते थे। ममता ने एक डिसीजन लिया, ये वोट बैंक अब मेरा है, सीपीएम का नहीं। और इसी बीच ममता ने एक और कदम उठाया जो शायद उसकी सबसे बड़ी लेगेसी बनी। उन्होंने एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का खुल्लम खुल्ला विरोध किया। जब असम में एनआरसी चल रही थी, जब पूरा देश पूछ रहा था कि इलीगल इमिग्रेंट्स कहाँ हैं, ममता ने बंगाल में एनआरसी आने से साफ इनकार कर दिया। बंगाल में एनआरसी नहीं आएगा, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन एनआरसी नहीं होने दूंगी। ये सुनने में एक ह्यूमन राइट्स कैंपेन की बात लगती है, लेकिन असलियत में ये अपना वोट बैंक बचाना था। 2019 में जब मोदी सरकार ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया, जो हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी रेफ्यूजी को बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से सिटीजनशिप देता था, ममता ने इसके खिलाफ पूरे बंगाल को सड़क पर उतार दिया। आग लगाई गई, ट्रेन जलाई गई, बंद हुआ, ममता खुद सड़क पर उतरी थी। ये पूरी तरह से अपसाइड डाउन था। एक वो दिन था जब ममता बनर्जी ने सीपीएम पर इल्जाम लगाया था कि वो बांग्लादेश से इल्लीगल्स ला रहे हैं, और अब वो उस कानून का विरोध कर रही थी जो बंगाली हिंदू रेफ्यूजी को सिटीजनशिप देता। ममता ने अपना पोजीशन पूरी तरह से पलट लिया था। 2019 में लोकसभा चुनाव में बंगाल ने एक नया संदेश दिया। बीजेपी, जो कभी बंगाल में एक छोटी पार्टी थी, अचानक 18 सीट जीत गई, 40% वोट शेयर मिला। बंगाली हिंदूज का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया था। इन्फिल्ट्रेशन, एनआरसी, सीएए, ये इश्यूज रेजोनेट कर रहे थे, और अमित शाह ने सीधा बोल दिया था कि बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन रुक कर ही रहेगा। दीदी, मैं अमित शाह हूँ और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूँ, वो आप समझ लीजिए। लेकिन 2021 में बंगाल असेंबली चुनाव में जहां बीजेपी उम्मीद लगाई थी, ममता की टीएमसी ने 213 सीट जीती और बीजेपी बस 77 में रह गई। पोस्ट इलेक्शन वायलेंस ने बंगाल को हिला दिया। बीजेपी वर्कर्स के घर जलाए गए, उनके परिवार पर हमला हुआ, और एक बार फिर बंगाल ने अपना दरवाजा बीजेपी के लिए बंद कर दिया था, या शायद नहीं किया था। टीएमसी ने तीसरी बार बड़ी जीत हासिल की। इस जीत के बाद टीएमसी लीडरशिप में एक ऐसा एटीट्यूड देखने को मिला जैसे कि अब उनको कोई हरा नहीं सकता। टीएमसी के लीडर्स और उनके कार्यकर्ता अपना मनमानी करने लगे। स्टेट में करप्शन आया, जैसे एससीसी स्कैम, रिक्रूटमेंट स्कैम, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई, संदेश खाली और आरजी का रेप मर्डर केस देखने को मिला। टीएमसी कैडर और उनके कार्यकर्ता की गुंडागर्दी देखने को मिली। ये सब बंगाल की जनता देख रही थी। लोगों में एंटी इनकम्बेंसी फील होने लगा, लोग बदलाव चाहने लगे। इस बार बीजेपी बहुत ज्यादा सीरियस और स्ट्रेटेजिकल तैयारी के साथ मैदान में उतरी। उन्हें पता था कि वेस्ट बंगाल में टीएमसी को हराना इतना आसान नहीं है, जब तक उनके पास एक बड़ा बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन वोट बैंक उनके पास स्ट्रांग है। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स करवाया। ये एक बहुत बड़ा और स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज था। इसका विरोध में पूरा विपक्ष और ममता बनर्जी सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। उनका कहना था कि SIR बस मुस्लिम वोट को हटाने का एक जरिया है। लेकिन SIR के थ्रू वोटर्स की हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन हुई, डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ मांगे गए, डाउटफुल वोटर्स की चेकिंग की गई, डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाया गया, और भी कई सारे मेजर्स लिए गए टू एंश्योर कि एलिजिबल वोटर्स ही वोट दे पाए। इस प्रोसेस ने वेस्ट बंगाल में लगभग 90 लाख नेम्स वोटर लिस्ट से डिलीट हुए, अराउंड 10-12% रिडक्शन हुआ। इसमें काफी लोग सस्पेक्टेड इलीगल इमिग्रेंट्स थे। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2026 को 2 चरण में वेस्ट बंगाल में विधानसभा इलेक्शन करवाया गया, और 4 मई को रिजल्ट आया, जिसमें बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ पहली बार इतिहास में वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट बनाई। ये जीत सिर्फ SIR के वजह से नहीं हुआ। बंगाल के लोगों में एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही थी।
हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ। बीजेपी का स्ट्रॉन्ग कैंपेन और वेस्ट बंगाल के लोगों को असली परिवर्तन की चाह ने बीजेपी को 208 सीट से जिताई। इतिहास में पहली बार बीजेपी की सरकार वेस्ट बंगाल में बनी और शुवेंदु अधिकारी सीएम बने। उन्होंने तुरंत डिटेक्ट, डिलीट, रिपोर्ट पॉलिसी को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट में ला दिया। जो टीएमसी 15 साल में नहीं कर पाए, वो शुवेंदु अधिकारी ने सिर्फ 15 से 20 दिन में कर दिखाया। बॉर्डर्स एरिया की लैंड बीएसएफ को दे दिए गए, होल्डिंग सेंटर बनाए गए, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में मैसिव ड्राइव चली, बीएसएफ को फुल सपोर्ट दिया गया, बहुत सारे सस्पेक्टेड इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को नोटिस दिया गया और सबसे बड़ी बात, लोग खुद बॉर्डर की तरफ जाने लगे। ये पहली बार था जब स्टेट गवर्नमेंट एक्टिवली इन्फिल्ट्रेशन को रोकने और लोगों को वापस भेजने में डायरेक्टली इन्वॉल्व थी। लोकल रेसिडेंट्स ने रिलीफ की सांस ली, जबकि कुछ एरियाज में टेंशन भी दिखाई दी। बंगाल से भाग रहे बांग्लादेशियों पर थी, लेकिन ये अवैध बांग्लादेशी सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग इलाकों में छिपे हैं। रिपोर्टर्स बॉर्डर में जाकर लोगों से इंटरव्यू लिए और लोगों में एक्सेप्टेंस भी था कि वो लोग इंडियन नहीं बांग्लादेशी है। न्यू टाउन हथियारा। कितने साल से वहाँ रह रहे थे? 4-5 साल से। उससे पहले कहाँ रहते थे? बांग्लादेश। बांग्लादेश के कहाँ? खुलना में। तो वहाँ से खुलना से इस पार कैसे आए? दलाल का माध्यम। ये एक्शन वेस्ट बंगाल के लिए बहुत बड़ा और बोल्ड स्टेप था। कई लोगों ने इसे असली परिवर्तन कहा, जबकि टीएमसी ने इसे टारगेटिंग माइनॉरिटीज बताया। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या शुवेंदु अधिकारी का ये डिसीजन सही दिशा में है या ये सिर्फ एक माइनॉरिटी टारगेटिंग है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर दें, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।